नाज़रीन, एक घर में डाकू आ गए। घर वालों ने अपने दिफा के लिए क्लाशनकोफ निकाल ली। क्लाशनकोफ देखकर डाकू वापस भाग गए। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और क्लाशनकोफ का लाइसेंस डिमांड किया। तो घर वालों ने बताया कि ये क्लाशनकोफ असली क्लाशनकोफ नहीं है, बल्कि खिलौना क्लाशनकोफ है। पुलिस चली गई तो थोड़ी देर बाद डाकू दोबारा से आ गए। कहने के तो एक वाकया है, लेकिन इससे मिलती जुलती सिचुएशन हमने देखी कि जब शराब लाइसेंस की तहकीकात के लिए नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब किया तो उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में उनका कोई किरदार नहीं है और इस सारे मामले में जो दस्तखत हैं, जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, वो डीजी एक्साइज अकरम गोंदल साहब ने की हैं और उनके दस्तखत इस बात की गवाही देते हैं। जबकि अकरम गोंदल ने अपने हल्फिया बयान में यह कहा कि मैंने ये सब उस्मान बुज़दार के दबाव पर किया था और उन्होंने वादा माफ गवाह बनने के लिए भी दरखास्त दी, लेकिन नैब ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद करते हुए आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि इससे पहले इमरान खान साहब जिस स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को डाकू कहा करते थे, उनके खिलाफ बैंकों के मामलात पर नैब ने तहकीकात का आगाज किया तो चौधरी बरादरान लाहौर हाई कोर्ट में चले गए और आज यह भी खबर आ गई है कि नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे ऑपोजिशन के इस तासुर को मजीद तकवीयत मिलती है कि नैब हुकूमत के कहने पर ऑपोजिशन के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। इस तासुर में किस हद तक दुरुस्तगी है या ये तासुर किस हद तक गलत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ आज एक बहुत एलीट पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद होंगे सरदार आजम साहब, सीनियर सियासतदान हैं। मुझे ज्वाइन करेंगी मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन, PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमारे साथ होंगे मोहतरम आसिम शौकत साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। राहिला, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि बीइंग एन ऑपोजिशन पार्टी आप तो काफी कड़ी नजर रखती होंगी सारी डेवलपमेंट पर। ये जो उस्मान बुज़दार का और डीजी एक्साइज वाला मामला था, आप वाकई समझती हैं कि आज से एक साल पहले चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर हम तमाम करप्ट लोगों को पकड़ना शुरू कर दें तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा? इस सारी सूरत हाल से रेलेवेंट है ये बयान? बहुत शुक्रिया अवैस, बड़ा अच्छा आपने इंटरव्यू के अंदर उसको आज एक अपनी स्टेटमेंट जो थी चेयरमैन नैब की उसके साथ मिलाया। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो नैब है बड़ा कंट्रोवर्शियल सी इसकी सारी कार्रवाई चलती रहती है, वो एकतरफा कार्रवाई ज़रूर करते हैं, लेकिन क्योंकि जो है बुज़दार साहब की जो हुकूमत है इसकी कड़ियाँ जा मिलती हैं बनी गाला के साथ, तो बड़ा मुश्किल काम है कि नैब उनके ऊपर हाथ डालते हैं। आज का जो केस का जो आया कि उसकी गिरफ्तारी, वो तो वादा माफ गवाह बन रहा है अकरम गोंदल, तो आप उसको वादा माफ गवाह क्यों नहीं बना रहे? आप दूसरी तरफ आप दूसरे लोगों के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए, ये इतना आसान मामला नहीं है जितना आपको आसान नजर आ रहा है कि एक डीजी जो है एक्साइज वो इतना बड़ा खुद से फैसला नहीं कर सकता। इसकी 100% ये श्योरिटी है, हम 10 साल हुकूमत के अंदर रहे कि वजीर आला के पास ये समरी जाती है, वहां से मूव और 10 जगहों से होकर वो समरी जाती है और यकीनन कभी भी जो चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते, वो तो सबको पता है। ये एक बड़े प्रॉपर तरीके से सारे मामला चलते हैं, लेकिन असल बात उसमें देखने वाली ये है, आपने उसको गिरफ्तार किया और आप उसको वादा माफ गवाह भी नहीं बनाना चाहते, तो आप किसको बचाना चाह रहे हैं? असल तो कहानी देखने वाली ये है कि आप वो रास्ता कौन सा अडॉप्ट करना चाहते हैं जिससे बुज़दार जो है या उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो इन सारी चीजों में मुलविस हैं, आप उनको कहां तक बचा सकते हैं? ठीक, तो मैं वापस आपके पास आता हूं। सरदार आजम साहब, ये सारा केस आपने भी देखा होगा, आप क्या समझते हैं कि नैब ने इस सारे मामले में कानून के तकाजे पूरे किए हैं? उन्होंने एक तवील अरसे तक आहद चीमा को गिरफ्तार किए रखा, अभी भी वो हिरासत में है, लेकिन अब यह ऐलान भी हो चुका है कि आहद चीमा के खिलाफ अब तक कोई सबूत मिल ही नहीं सका है। देखें, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए जो नैब है वो या तो अमेरिका में नहीं है, बरतानिया में नहीं है और किसी और डेवलप कंट्री में नहीं, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो करप्शन है उसको समझना बहुत अहम है कि वो नॉन डॉक्यूमेंटेड करप्शन होती है। ठीक बात। और जो हमारा कानून कहता है, वो कानून कहता है कि हमारे पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए टू प्रूव समबडी। सुल्तानी गवाह की कानून में कोई गुंजाइश कोई गुंजाइश नहीं। सुल्तानी गवाह जो वादा माफ गवाह, वादा माफ कानून उसकी प्रोविजन रखता है जी, वो उसकी प्रोविजन बहुत कम है। अगर आप उसकी प्रोसीडिंग्स पे जाते हैं और उसमें जब ट्रायल कोर्ट में जाते हैं तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी की इंपॉर्टेंस आपके डॉक्यूमेंट की होती है। सो पॉइंट इज दिस कि नैब की कारकर्दगी अगर देखी जाए, मैं ये समझता हूं कि पिछले हुकूमतों से इस हुकूमत में नैब की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है। इस वजह से बेहतर रही है, ये मैं उसमें कंट्रोवर्शियल तो होगा, जाहिर है पाकिस्तान है, इस वजह से बेहतर रही कि उन्होंने वो जो उनके लीडरान थे
जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जहां ऑब्वियसली जो इस पार्टीज को हेड कर रहे हैं उनको टारगेट किया है पहली दफा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बुज़दार केस में अगर आप आते हैं तो बुज़दार केस में जो होता ये है कि जो लेजिस्लेचर है, जिसको आप असेंबलीज कहते हैं, वो एग्जेक्टिव को यूज करता है इन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो दुनिया में चल रही है, इसको वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, इसने कोई डिलीवर नहीं किया अभी तक दुनिया में। अगर ये डिलीवर किया होता तो अब 98% लोग भूखे ना मर रहे होते दुनिया में। तो ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट जो है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपके सिस्टम में। जो गवर्नेंस सिस्टम है आपका, वो गवर्नेंस सिस्टम अब वो रहा नहीं है जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। इस पर हम बात करेंगे। आसिम शौकत साहब, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप नैब के तर्जुमान नहीं हैं, आप नैब को और पंजाब गवर्नमेंट को अलग-अलग एंटिटी के तौर पर समझते भी हैं और आप पंजाब गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले आपके प्राइम मिनिस्टर, जो अब प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान साहब, कहा करते थे कि अगर किसी सरकारी ओहदेदार पर इल्जाम लगे तो वो अपने ओहदे से अलग हो, उसके बाद जब वो तहकीकात के बाद बेकसूर साबित हो तो वापस आकर अपने ओहदे को दोबारा ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि इक्तदार में आने के बाद ये फॉर्मूला उस्मान बुज़दार साहब पे अप्लाई नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया वैस। मैंने आपकी, राहीला की और आजम साहब की बात बड़े तहम्मुल से सुनी। इन्होंने बात की अपनी अपनी बारी पे, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फेवर को रेसिप्रोकेट किया जाए। ठीक है, मैं अपना पॉइंट मेड कर लूँ, फिर इस पे आपको या मेरे बाकी दोस्तों को कोई एतराज़ हो तो वो फिर उस पर करें। अब वन बाय वन आ जाएं जी। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम अपनी फैक्ट शीट को दुरुस्त करें कि नैब 99 में बना, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, यानी कि काफ लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तीनों अदवार में किसी को यह ख्याल नहीं आया कि ये काला कानून है, ये ब्रूटल है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अचानक एक दिन हमारी हुकूमत आती है और पहले साल में तमाम मीडिया, तमाम वो अपोजिशन पार्टियां जिन्होंने नैब बनाया, जिन्होंने मुशावरत के साथ नैब का चेयरमैन लगाया, जिन्होंने वो तमाम केसेस, स्वाय एक केस के, अभी जितने भी केसेस चल रहे हैं वो इन्हीं पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए हैं। ये भी मजेदारी की बात है। इनको एकदम याद आ जाता है कि नैब एक जानिबदार इदारा है, नैब जो है ये एक काला कानून है, नैब जो है ये किसी के साथ गठजोड़ है। ठीक है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है सडनली। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। नहीं, मैं बना रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कानून तो नहीं बनाया ना, बोल तो वो रहे हैं जिन्होंने कानून बनाया। अब आ जाएं दूसरी तरफ, मुझे आप भी और मेरे दोस्त भी, मैं एक सवाल छोड़ता हूं, मेरी बात कंप्लीट होने के बाद इसको जरूर आंसर कीजिएगा। मुझे कोई प्रेसिडेंस बताएं कि मुस्लिम लीग नून का दौर हो और किसी मुस्लिम लीग नून के सिटिंग एमपी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई हो। मुझे कोई प्रेसिडेंस बताएं कि पीपल्स पार्टी का या काफ लीग का दौर हो और सिटिंग गवर्नमेंट के किसी एमपी के खिलाफ कार्रवाई हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है, हमारे सिटिंग एमपीएस, हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स, हमारे सिटिंग सीनियर मिनिस्टर्स, सो मच सो कि हमारे चीफ मिनिस्टर को नोटिसेस आ रहे हैं। इसके अलावा आप क्या समझते हैं अक्रॉस द बोर्ड? मैंने आपकी सारी बात नहीं, एक मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आई एम अबाउट टू वाइंड इट अप, कि और अक्रॉस द बोर्ड और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। तीसरी चीज, एक चीज होती है रवैया। आपने नून लीग के दोस्त जब जाके आते हैं, हाजिरी देकर आते हैं नैब में, बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या एक तूफान बरपा हो जाता है इल्जाम तराशियों का। कभी आपने एक सिंगल वर्ड भी सुना किसी तरीके इंसाफ के मिनिस्टर से या सीनियर मिनिस्टर से? हमेशा एहतराम के साथ जाते हैं और अपने ओहदे पे अलीम खान साहब के खिलाफ जिस वक्त हिरासत का उनको कहा गया, उन्होंने फौरी इस्तीफा दिया। सप्तान खान को जिस वक्त हिरासत का कहा गया, फौरी इस्तीफा दिया। देखें, तो फिर इस चीज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं दिया? अभी हिरासत का उनका नहीं आया, ना ही उनके खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल हुआ है। नंबर 2, साहब के ऊपर इल्जाम लगा है। इमरान खान साहब कहते थे जिस ओहदेदार पर इल्जाम लगे, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं फिर दोबारा सही बता दूं, अगर आप नैब के कागजात से वो देखें तो उसके अंदर ये बताया गया है कि उस्मान बुज़दार साहब को एज ए विटनेस वहां बुलाया गया है। आप काइंडली इसको ठीक करें। ठीक है, जिस वक्त रेफरेंस फाइल होगा उस वक्त हमारी जो पार्लिमानी कमेटी है वो इस पे जरूर गौर करेगी। मुझे ये बताइए आसिम शौकत साहब, आई एम स्टिकिंग ऑन द टॉपिक। नैब के कागजात में उस वक्त के डीजी एक्साइज अकरम गोंदल का बयान हल्फी भी मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि उस्मान बुज़दार की वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उन्होंने ये लाइसेंस जारी किया। इसका मतलब ये है कि एलिगेशन एग्जिस्ट करता है। जब एलिगेशन एग्जिस्ट करता है तो इस्तीफा किधर है आसिम साहब? अच्छा,
ऐसे थोड़ी एलिगेशन हो जाता है कि जी फलां ने मुझे क्या कहा था, कोई डॉक्यूमेंट एलिगेशन का नोटरी पब्लिक से सर्टिफाइड होता है। एलिगेशन ऐसे नहीं होता कि एक अफसर ने उठ के मुझे कहा जी मुझे रात को फलाने ने फोन पे कहा था, कोई टेप रिकॉर्ड नहीं है, कोई सीडीआर नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने किसी वजीर आजम के ऊपर कल 500 इस तरह इल्जाम लग जाएंगे, ठीक है 5000 आपके ऊपर लग जाएंगे। इमरान खान साहब को कहते वक्त सोचना चाहिए था ना, या तो उनकी तब की स्टेटमेंट गलत थी या आज जो तौजीह है वो फाइल होना इज समथिंग एल्स। जिस वक्त अदालतों में कोर्ट्स में केसेस चले जाते हैं, ये तो अभी इंक्वायरी, अभी तो इंक्वायरी चल रही है, इल्जाम की कोई हैसियत नहीं है। नहीं वैसे आप गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम से नहीं, वो एज ए फिटनेस गए थे कि ये एक मुअम्मा जो है, ये एक कार्रवाई डली है एक होटल को जिसके बारे में ये कहा जा रहा है वो 3 स्टार फोर। रिपीट माय क्वेश्चन। देखिए बस मैं आपको कंप्लीट, हाँ मुझे समझ आ रही है, पर इल्जाम लगे वो मुस्ताफी हो। उस्मान बुज़दार पे इल्जाम लगाया अकरम गोंदल ने, इस्तीफा का है। नहीं, इस तरह तो जिस कोई भी रिटायर्ड अफसर, कोई भी ऐसा अफसर जिसको उस्मान बुज़दार सब साइडलाइन करें, ओएसडी बनाएं, वो कल को इल्जाम लगा दे मुझे इन्होंने ज़बानी कहा, नहीं गलत कहते थे। आप बात को आधे से पकड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी भी सियासी ओहदेदार के पास या पोजीशन होल्डर के पास कोई उसके ऊपर इल्जाम के बाद उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस बन जाता है, केस कोर्ट में चला जाता है, तो फिर टू सम एक्सटेंट यू आर जस्टिफाइड। अभी हवा में किसी की बात कर देना नहीं बनता, बाद में वो रेफरेंस खारिज हो जाता है। मैं वापस आता हूं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हिरासत में लिया था, टेलीफोन लाइन पर मियां अली अशफाक साहब मौजूद हैं, नैब कानून के माहिर हैं, गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पर। मियां अली अशफाक साहब, मैं आपसे ये $1 मिलियन क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहूंगा इस सारे मामले में कि जब डीजी एक्साइज अकरम गोंदल साहब ने वादा माफ गवाह बनने की हामी भरी थी, दरखास्त दी थी, तो वादा माफ गवाह को तो फैसिलिटेट किया जाता है, गिरफ्तार तो नहीं किया जाता। देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है, मैं इसकी थोड़ी सी लीगैलिटी आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो केस की आज स्टेज है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, इंक्वायरी स्टेज नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स नैब के केस में इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तार नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन जो केस में मौजूद है, सिर्फ एक मीर शकीलो रहमान का केस है जिसमें इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन कानून ये कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन, जब इंक्वायरी अपग्रेड करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो उसी वक्त भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। चेयरमैन नैब ही उस वक्त वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेंगे। दैट इज नंबर 1। ओवर एंड अबव आप इस केस की तरफ फैक्ट्स को एनालिसिस कर लें। आपने सेक्शन 26 को रेफर किया जो कि टेंडर ऑफ पार्डन से डील करता है, यानी कि जब कोई नैब किसी को ऑर्डर नोटिस देती है हकायक जो है वो प्रूव करने के लिए तो उस वक्त अगर ये सारे हकायक दस्तावेजात की रोशनी में इस तरह सामने आए कि कोई शख्स डीजी रैंक का सामने आए, डीजी डायरेक्टर जनरल साइंस की तरह आप इस केस में आप ले लें, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जनाब गलती मुझसे हो गई है। गलती क्या हुई है? टेंडर ऑफ पार्डन की एप्लीकेशन उस वक्त दी जाती है जब आप अपना सबसे पहले अपने क्राइम को कन्फेस करते हैं। देखिए जनाब गलती मुझसे हुई है, लेकिन उसका असल तनाव, यानी मियां अली अशफाक साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नैब की सवाबदीद के ऊपर है कि वो सुल्तानी गवाह को गिरफ्तार करे या सुल्तानी गवाह को गिरफ्तार किए बगैर उनसे तहकीकात करे, यानी ये टोटली नैब की सवाबदीद है। ये कम्प्लीटली चेयरमैन नैब की डिस्क्रेशन है कि अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना चाहता है केस के बाकी तमाम हालात और वाकयात को और हकायक को मद्देनजर रखते हुए तो अपनी डिस्क्रेशन यूज करके वो अप्रूवल बनने की एप्लीकेशन की। अच्छा ये बताइएगा अली अशफाक साहब के चेयरमैन नैब के अपने असासों की तहकीकात के लिए या नैब के अपने अफसरान की तहकीकात के लिए अगर लोग उस बारे में जानना चाहें, कौन सा रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में? सिर्फ 1-2 प्लेटफॉर्म जो उसमें अवेलेबल हैं। देखिए चेयरमैन नैब चूंकि फिलहाल जो मौजूदा चेयरमैन नैब है या जो कोई भी और चेयरमैन नैब हो वो फेडरल के एक इदारे को हेड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान में जो सबसे पहला कानून था एंटी करप्शन का, वो कहलाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। ये ऐसा कानून है जिसके तहत 2 एजेंसियां पाकिस्तान में इसको यूज करती हैं। अगर कोई विफाकी मामला हो, विफाकी इदारे में करप्शन का मामला हो तो FIA है, और दूसरा अगर सूबाई इदारे में कोई अपना तमाम सूबाई हिस्सों के मुतल्लिका कोई मामला होते हैं तो वो प्रोविंशियल एंटी करप्शन। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये दरखास्त दे तो कानूनी तौर पर FIA जो है नैब अफसरान के अपने असासों की तहकीकात कर सकती है?
मुकम्मल तौर पर कर सकता है। ये सेक्शन 5B है ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947, जिसके तहत। अच्छा, मैं समझ गया। अली अशफाक साहब, मुझे जरा गाइड कीजिएगा कि अगर एक शख्स को एक तवील अरसे तक हिरासत में रखने के बाद उस पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं होता है तो नैब अफसरान को या नैब इंतजामिया को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेमेशन के लिए परस्यू नहीं किया जा सकता? देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के तमाम कवानीन में रियासत के तमाम इदारों को एक प्रोटेक्शन दी गई है, जिसको हमेशा वो कहते हैं कि ये इनको इम्यूनिटी है, इनके अगेंस्ट किसी कोर्ट ऑफ लॉ में सिविल या क्रिमिनल कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, बिकॉज ये अज्यूम किया जाएगा कि जब ये कार्रवाई कर रहे थे तो ये गुड फेथ में कर रहे थे। पूरी दुनिया के कवानीन में जो सा है, इसमें इस गुड फेथ को जांचने का पैरामीटर क्या है अली अशफाक साहब? गुड फेथ का पैरामीटर ये है कि आपके अगेंस्ट कोई ऐसी पॉलिटिकल, यानी कि कोई आप साबित करें कि ये पर्सनल वेंडेटा पे या पर्सनल एनिमिटी पे बेस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं थी या पॉलिटिकल। और इसको साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन के नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, चौधरी परवेज इलाही के अपने बयानात के नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, काफी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल काफी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिन केसेस में इस ऑब्जर्वेशन देते हैं वो अमूमी तौर पर बेल के केसेस होते हैं। ठीक, अली अशफाक साहब, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ पर आपने सुना राहिला कि उनका ये कहना था अली अशफाक साहब का कि ये टोटली चेयरमैन नैब की और नैब की मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन है कि वो एक सुल्तानी गवाह को छोड़कर तहकीकात करें या पकड़कर तहकीकात करें, लिटाकर तहकीकात करें या खड़े कर तहकीकात करें, ये टोटली नैब की डिस्क्रिशन है। मुझे ये बताइएगा कि एक टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाला जो इदारा है, अगर इस तरह से अवाम को या टैक्स पेयर के आगे जवाबदेह नहीं होगा, आप एक शख्स को पकड़कर 3 साल बाद बेगुनाह करार देकर छोड़ दें और किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको परस्यू भी ना किया जाए, तो आपको अफसोस होता है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में इस कानून को बदलने के लिए कोई काविश नहीं की? अवैस, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी। मुझे कोशिश करूंगी, मुझे टाइम दे देना। देखिए, आपने बिल्कुल हम एडमिट करते हैं और पहले दिन से हम एडमिट कर रहे हैं कि हमें इस कानून को बदलना चाहिए था, इसमें अमेंडमेंट्स लानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि अगर 2008 के अंदर एक लंबी आमरीत के बाद 10 साल के बाद एक जमहूरियत आई, जो है अवाम मुंतखब नुमाइंदों के पास रियासत का हुकूमत का निज़ाम गया, तो यहाँ पर आप ये देखें कि उस वक्त मुश्किलात क्या थी। बिजली का बहुत बड़ा बहरान था, दहशतगर्दी हमारे सर पर सवार थी और वो सारे इश्यूज को लेकर एक जो थी इलेक्टेड गवर्नमेंट वो चल रही थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान अभी जमहूरियत को लेके पूरी तरह से स्टेबल और आपको ये अंदाजा भी नहीं था कि ये नैब कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, बात ये नहीं कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। असल बात ये थी कि मुंतखब हुकूमतों के पास अवामी इश्यूज ज्यादा होते हैं जिसके ऊपर वो फोकस करते हैं। उसके बाद 2013 में मियां मोहम्मद नवाशी साहब के पास हुकूमत आती है तो बिजली का बहुत बड़ा बहरान है और आपके पास दहशतगर्दी भी है और आपके पास और भी ऐसे बहुत से इकोनॉमी के आपके मसाइल खड़े हैं जिसके ऊपर फोकस कर रही है आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट। अगर आप उसके, क्योंकि अब हमने बहुत सीखा है, दोनों जमातों ने सीखा कि आप पर्सनल इश्यूज के बजाय एक दूसरे पर केसेस बनाने के बजाय अवाम के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर, यही 10 साल बाद पीटीआई भी कह सकती है हमने सीख लिया है, उसको एड्रेस यही 10 साल बाद पीटीआई भी कह सकती है कि हमने सीख लिया है। अब तजर्बात से अगर हम नहीं सीखेंगे, अगर मैं आपसे नहीं सीखूंगी तजर्बे से और ये नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान का वही हाल होगा। पॉलिटिकल ओपिनियन नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल 100% जनाब, आप इसमें देख ले। अभी ये भाई मेरे कह रहे हैं, शौकत साहब और सरदार आजम साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते। अब मेरी बात सुने, ना करें इत्तेफाक, आप सबकी अपनी अपनी राय है। अभी मेरे भाई ने खुद अपने मुंह से कहा कि इल्जाम की बुनियाद के ऊपर आपको नहीं पकड़ा जा सकता। तो जनाब मियां हमजा शहबाज शरीफ तो बगैर रेफरेंस के आपके 1.5 साल हो गए जेल के अंदर बंद है। आपने किसी मियां शहबाज शरीफ के ऊपर आप साबित नहीं कर सके, अदालतों ने उनको साफ करना शुरू कर दिया उनके केसेस को। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के केसेस भी हैं, इसी तरह मरियम नवाज के भी केसेस मौजूद हैं। वो तो सबके सामने बात है। वो बेचारे अगर बीमार भी हो जाते हैं तो नैब जो है वो पहुंच जाती है, जनाब इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। तो वो रेफरेंसेस जो अपोजिशन के ऊपर है, केसेस सॉरी इल्जामात जो है वो आप कहते हैं कि जनाब वो दूध से धुले हुए हैं, लेकिन वो जो है वो बहुत इल्जामात संगीन किस्म के, जनाब हम तो नहीं, वो फौरी तौर पर पकड़े जाएंगे। इधर से आप देखिए आहत चीमा को आपने छोड़ दिया ना, नैब कह रही है, खुद जाके अदालत में बयान दे रही है कि जनाब हमने वाकई गलती हो गई। नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ आती, इसके बाद
इसके मुझे एक छोटी सी बात बताएं राहिला, मुझे एक छोटी सी बात है, इसके बाद मैं सरदार साहब की तरफ भी जाऊंगा कि जब आप लोग कन्विंस्ड हैं कि नैब आपके खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो बाकायदा आप नैब दफातर में पेशियां देने फिर क्यों जाते हैं? आप उसके खिलाफ जो एक जमहूरी हुकूमत के पास, जमहूरी ऑपोजिशन के पास जो रास्ता होता है एहतजाज का, धरने का, जेल भरने का, जो एक एजिटेशन पॉलिटिक्स है, वो नहीं करते। आप लोग विकेट के दोनों जानिब क्यों खेलते हैं राहिला? नहीं अवैस, कोई विकेट की दोनों जानिब नहीं खेला जा रहा। हमारी पूरी लीडरशिप जो है नैब की, हम क्यों जाते हैं नैब के अंदर? हम कानून की बालादस्ती का है ख्याल किए में, हम कानून के आगे झुके नहीं। जब आपको पता है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो फिर कैसी कानून की बालादस्ती? मुझे बात करने देंगे तो बात का कुछ नतीजा निकल के आप पहुंच सकेंगे ना। हमने कानून की बालादस्ती की, कानून की बालादस्ती के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टेप डाउन किया और वो जनाब जेल में भी चले गए। ठीक है। अच्छा, अब आप साबित नहीं कर पा रहे, मैं ये भी बार बार कह रही हूँ कि आप कोई केस साद रफीक साहब की एग्जाम्पल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा फैसला दे दिया, क्या वो सब पढ़ नहीं रहे? नैब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो बार बार क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हाँ, अगर आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो है उनके जितने पसंदीदा लोग हैं उनको आप साफ करते चले जा रहे हैं। आपने एक वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, आप बनाए नैब के केसेस उनके तमाम पसंदीदा लोगों के ऊपर, और उसके बाद एक मिनट दीजिएगा राहिला, बात करें कि सत्तान खान की यहीं पर रुक जाए राहिला, यहीं पर रुक जाए राहिला, यहीं पर रुक जाए। मैं आपका एक बहुत पर्टिनेंट पॉइंट था, मैं उसका जवाब सरदार साहब से और आसिम साहब से दोनों से लेना चाहूंगा। सरदार साहब, राहिला ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर उस्मान बुज़दार साहब पर इल्जाम लगता है तो आसिम शौकत उन्हें सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर गिरफ्तार करने की मुखालफत करते हैं, लेकिन अगर हमजा शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगता है तो उसके ऊपर पीटीआई बगले बजाती है कि बहुत अच्छा हुआ गिरफ्तारी हो गई। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सरदार साहब? देखिए, इसको समझिए जरा। नैब का जो कानून है उसके मुताबिक जो पहला प्रोसेस होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है कंप्लेंट वेरिफिकेशन का। उसको कहते हैं सीवी। जब भी आप किसी को रेफरेंस के तौर पे जा रहे होते हैं तो पहला स्टेप आता है उसकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन। जो कंप्लेंट दाखिल हुई है उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसके दूसरे स्टेप में आता है, उसको कहते हैं इंक्वायरी, और उसके बाद फिर तीसरा स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन। जब आप इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो वहां गिरफ्तारी हो सकती है। ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है हमजा शहबाज शरीफ साहब का, ये उनका जो केस है वो इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन में आया। इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी के दौरान मीर शकील उर रहमान को तो गिरफ्तार किया गया। इंक्वायरी देखें, इन्वेस्टिगेशन से पहले नहीं, इंक्वायरी कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद। कंप्लेंट वेरिफिकेशन उस्मान बुज़दार के केस में हो चुकी थी तो उनको बुलाया गया ना। देखें, उसमें ये जो आईओ होता है ये उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, बच्चे दे या अंडे दे, व्हाटएवर, उसमें ये डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या कंप्लेंट वेरिफिकेशन पे कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उसके बाद जो इंक्वायरी होती है, यही तो ऑपोजिशन का बिलावल भुट्टो का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि ये जो पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन है इससे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सरदार साहब। इसको देखें, ये जो पावर होती है इसके दो हिस्से होते हैं, उसको गलत भी किया जा सकता है। यू एग्री विद दैट कि इस पावर को किया जा सकता है? ये तो डिबेटेबल इशू है ही नहीं ना, ये तो पूरी दुनिया का एक इट्स अ प्रिंसिपल। लेकिन इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्या था? चेक एंड बैलेंस, देखिए, चेक एंड बैलेंसेस हमेशा हर डिपार्टमेंट के ऊपर होते हैं। नैब जो है, फॉर आप मुझे ये बताइए कि हमारे जितने लीडरान हैं, जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, ये पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोग कैसे बन गए? नहीं, इनसे सुन लीजिए, अमीर तरीन लोग नहीं है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जजीरे नहीं खरीदे हैं। इनसे अमीर तरीन लोग होंगे जिनका पीछे से बैकग्राउंड इतना है कि जिन्होंने ओवरऑल देखें, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के साथ एक प्रोसेस के साथ पैसा कमाया है। और पैसा, आपको लगता है? एक मिनट सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब मसला इतना सा है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम में जो चीफ मिनिस्टर है वो कभी साइन नहीं करता। जाहिर है, वो उसके पास एक प्रोसेस होता है कि जो समरी मूव होती है वो हर प्रोजेक्ट्स की नहीं होती, वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू समरी मूव होती है, और उसमें वो क्या करते हैं कि वो कोई जो ऐसा कानून मैं आपकी ये सारी बात मानने को तैयार। मुझे ब्रेक पे लेनी छोटी सी बात बता दें कि अगर चीफ सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो उनको बुलाया भी गया नैब में, और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राहील सिद्दीकी, उनके खिलाफ अब भी तहकीकात जारी हैं। इसका मतलब यही है ना सरदार साहब कि ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। एग्जैक्टली, इसको आप यही कह सकते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी नाज़रीन। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम राहिला खादिम हुसैन के जो एलिगेशंस हैं उन पर आसिम शौकत साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डीजी एक्साइज अकरम गोंदल और उनके उन इल्जामात पर जो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पर आयद किए। आसिम शौकत साहब, राहिला खादिम हुसैन ने यह सवाल उठाया कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि सिर्फ इल्ज़ाम के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो इल्ज़ाम अगर उस्मान बुज़दार साहब पर लगे तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन अगर इल्ज़ाम जो है वो हमजा शहबाज शरीफ पर लगे तो गिरफ्तारी हो सकती है। और जैसा कि सरदार साहब ने कहा कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उसी नेक्स्ट स्टेप में बुलाया गया था उस्मान बुज़दार साहब को बकौल आपके विटनेस के लिए, और उसी नेक्स्ट स्टेप में मीर शकील साहब को गिरफ्तार भी किया गया था। आसिम साहब, पहले तो ये मुझे बताएं, जितने आप नाम ले रहे हैं मीर शकील और रहमान के अलावा या हमजा के अलावा, बाकी सब लोग कौन अंदर है? मरियम बाहर हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, नवाज शरीफ तो मुल्क से ही बाहर हैं, और नवाज शरीफ बाय द वे कन्विक्टेड हैं। इन सारों के ऊपर तो चले प्रोसीडिंग्स और केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं। दूसरी बात, ये जब इनको नैब ने पकड़ा था, एक तो ये नैब की डिस्क्रेशन है, नैब बिल्कुल एक आज़ाद अदारा है। मैंने अभी बड़ी डिटेल में बताया कि नैब जिसको चाहता है नोटिफिकेशन भेज रहा है, चाहे वो हमारी पार्टी है, चाहे हलीफ हैं, चाहे हरीफ हैं। बताएं ना कि ये बाकी जब लोगों को जेर हिरासत लिया था तो अपने रिसर्चर से कहें थोड़ी रिसर्च करें, कितनी पेशी थी। ये तो लोग जो हैं ये अपनी पेशियों पर जाते ही नहीं हैं, गेट बंद कर लेते हैं, वर्कर्स को बुला लेते हैं, धम्मा चौकड़ी मचा देते हैं, कितनी वो पत्थरबाजी होती है। आसिम शौकत साहब, आप सवाल को बहुत ऑब्जेक्टिवली एड्रेस करते होते हैं, ये मैंने नहीं पूछा। अच्छा, आप आ जाए, चले मैं डायरेक्ट आपको इल्जाम लगा इल्जाम लगा हमजा शहबाज पे, एक गिरफ्तार, दूसरा वजीर आला। देखें बड़ा फर्क है, मैं अब आपको उसको बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि एक होता है ज़बानी इल्जाम और उसके अगेंस्ट क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये अभी आजम साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि वेरिफिकेशन के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उसके बाद इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी होती है ना के स्टेज पर उनकी डिस्क्रेशन है, गिरफ्तारी होती है ना। अभी तो पहला विजिट हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ कंप्लेंट वेरीफाई करके मुझे डॉक्यूमेंट्री वो देने दें इसमें। ये जो आपके अशरफ गोंदल साहब हैं, अभी चूंकि ये सब जुडिस है और इस पे हो रही है और अभी इंक्वायरी का रिजल्ट निकल आएगा जो भी होगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन हाँ बिल्कुल, मैं इसको कंप्लीट करूँ ना। अब देखें, जब जिस वक्त ये फाइल आती है ना सीएम हाउस, तो जो आपके पास राइटिंग में या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो चीज है ना, वो ये है कि सीएम हाउस हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट, दिस इज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। ये फाइल वापस चली जाती है। और वो इसका क्या मतलब? डिपार्टमेंट किसके मातहत है? नहीं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो, तो फिर डीजी ना लगे ना, फिर डीजी अपने से इस्तीफा दे देता। डीजी एक्साइज किसके मातहत है? अच्छा, वजीर एक्साइज का बॉस कौन है? वजीर आला उसके बाद दोबारा ये फाइल आती है। थोड़ा सा हम अपने फैक्ट्स को देखें ना कि हो क्या रहा है। दोबारा ये फाइल आती है और फिर उसके ऊपर ये कमेंट जाता है, फिर ये कमेंट जाता है कि सीएम हाउस का इस फाइल से लेना देना नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन है डिपार्टमेंट की। अगर एक काम सरकारी दफ्तर का, एक फाइल इधर से लाने का सीएम ने करना है तो ये डीजी पाकपतन का तबादला तो करते हैं ना सीएम हाउस में। ठीक है, ये सीएम की डिस्क्रिप्शन है, माना एग्जीक्यूटिव हेड है। जहां पर आप माने वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप पर फंसे। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट कह रहा है कि मेरा इससे लेना देना नहीं है, आप मेरिट पे फैसला करें। मैं इसकी निटिग्रिटी में नहीं जा सकता। बताएं आसिम साहब, अच्छा, आपको इस प्रोग्राम का कोई डॉक्यूमेंट मौजूद था? मैं आपको माफी मांगी ना उस्मान बुज़दार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ मेरे से ज्यादती हुई, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने कर लिया। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे अब ये तफ्तीश हो रही है ना, आपको जो नियो के जो भी मालिक हैं वो ये उन्होंने ये दिया है आपका प्रोग्राम इसको होस्ट करने के लिए। इसके अंदर आप कोई सवाल आगे से पूछते हैं, आप तरतीब में मुझे बाद में लेकर आते हैं, इनको पहले लेकर आते हैं, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे होते हैं। नहीं, आप इंडिपेंडेंटली इस डोमेन तक, इस प्रोग्राम, इस टाइम स्लॉट में इसको हेड कर रहे हैं, आपको वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अवैस ये आपने अपनी मर्जी से चलाना है, सेम इज द केस विद डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने डिपार्टमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक फैसला कर दें। बात बताएं कि जो सीएम पंजाब एक फोन, इसको सुन लें, एक बात और बता दूं आपके नॉलेज के लिए बड़ी मददगार है। जी जी। अच्छा, अब क्या होता है, 2 दफा सीएम हाउस फाइल आई और इस नोट के साथ वापस, मैं आपको बता रहा हूं डॉक्यूमेंट क्या है, जो आप बात कर रहे हैं वो ज़बानी कलामी बातें हैं। उसके बाद जनाब दूसरी दफा भी इसी नोट के साथ फाइल वापस चली गई। अब क्या होता है सर, उस पे बात नहीं करते। अब डीजी साहब ने लाइसेंस दे दिया, आपको पता है पंजाब ज़बानी कलामी तक रुक जाए ना, मेरी बात सुन ले। एक और डॉक्यूमेंट मैं वापस आपको डॉक्यूमेंट बता दूं, मुझे ये बता दें, आसिम शौकत साहब के एक वजीर आला पंजाब ज़बानी कलामी फोन करके डीपीओ पाकपतन को ट्रांसफर कर
देता है और इस बात का इकरार भी करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी सीएम पंजाब के ऊपर एलिगेशन है कि उसने ज़बानी कलामी मुझे कहा यह काम करने के लिए। अकरम गोंदल साहब का यह इल्जाम है। यानी जहां पर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट माफ कर दे वहां आप अपने ज़बानी कलामी ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, और जहां पर आप लोग फंसते लगे वो आप कहते हैं जी कुछ डॉक्यूमेंट है। हाँ, ये बात पाकपतन की ट्रांसफर का कोई डॉक्यूमेंट था। अब आप थोड़ा सा ना खुद ही गलत फंस गए। मुझे ये बताएं कि दो चीजें हैं, शराब का गलत लाइसेंस देना जो है ये एग्जेक्टिव पावर है किसी की भी, और ट्रांसफर करना एग्जेक्टिव पावर है कि नहीं है? ट्रांसफर करना इस्तेहकाक है जी हाँ, चीफ मिनिस्टर एक मखसूस फैमिली के अराकीन को रोकने पर। अच्छा देखें ना, ये स्पेकुलेशन आ गई, ये स्पेकुलेशन आ गई है, इस बात को तस्लीम किया गया है। करना जो है ना, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं देखें, ये ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा। मैंने आपसे कोई बात नहीं सुनी। अब राहिला दोबारा आ जाए, शराब को आंसर आप करेंगे। राहिला अब मैंने आपसे पूछा है शराब का लाइसेंस देना तो उसका इस्तेहकाक नहीं है। नोट उसके ऊपर गए ना, नहीं आगे चले, वो दूसरा ले नहीं रहे, दूसरा आगे। आपको पता है हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत गया हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट हाई कोर्ट में गई हुई है कि ये लाइसेंस गलत दिया। डू यू नो दिस? पंजाब गवर्नमेंट हाई कोर्ट में जब मामला हाईलाइट हो गया तब आप लोग हाई कोर्ट में चले गए। मैं तो डॉक्यूमेंट से बात कर रहा हूं। नहीं, आप अपने स्पेकुलेशन पे चाह रहे हैं कि एक आदमी अंदर हो जाए। मैं तो और कानून जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स दे। राहिला आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए वो जो गोंदल साहब हैं, जब वो वादा माफ हुआ बन रहे हैं कि उसे किस तरह सीएम हाउस बुलाया जाता था, किस तरह उसकी इंसल्ट की जाती थी इस केस को पास करने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर था बहुत ज्यादा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बाबा मेरे भाई कह रहे हैं अभी तो जनाब इल्जाम लगा है। एक आदमी ने खोल के दास्तान आपके सामने बयान कर दी कि जनाब हुआ क्या उसके साथ। और ये भी तारीख में पहली दफा हुआ है कि आईजी पंजाब को कहा गया है कि सीसीपीओ लाहौर को रिपोर्ट करें। क्या बात है मजेदार, यानी कि ये आलम आ गया है कि जनाब सीसीपीओ साहब जो है वो को रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, और उसको पूरा सपोर्ट करे आईजी। यानी कि एक मौला जड़ बिठा दिया गया लाहौर के अंदर जिसके ऊपर आईबी की इतनी खतरनाक रिपोर्ट मौजूद है कि हम कम से कम अपनी जो खवातीन जब तक पावर में थे, सलाम में इतने बड़ा बहुत बड़ा लफ्ज बोलने जा रही हूं आसिम शौकत साहब पर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग पावर में थे आप लोग ज़बानी अहकाम दिया करते थे ना सरकारी अफसर। देखिए मेरी बात सुने, हाँ या नहीं? मैं ये बात बताने मैं आप इतना बड़ी स्टेटमेंट देने जा रही हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे वैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि इस सीसीपीओ लाहौर की मौजूदगी में कम से कम हम लाहौर की खवातीन अपने आप को बहुत चले इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। मुझे अली अशफाक साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ अली अशफाक साहब, यहाँ पर सरदार साहब ने वो स्टेजेस एक्सप्लेन की कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इंक्वायरी होती है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर एक शख्स को एक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वाई को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, टोटल आईओ की डिस्क्रिशन है। इसका मतलब यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक केजीबी या गस्टापो के जमाने में रह रहे हैं ना अली अशफाक साहब? देखें ये आयु की डिस्क्रिप्शन नहीं होती गिरफ्तार करना, ये चेयरमैन नैब की सोल डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 24A के तहत। सेक्शन 24 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईओ, इट्स नॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईओ भी नहीं होती। चेयरमैन नैब में इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना होता है, उसके साथ जो मटीरियल आता है वो रिकमेंडेशन जो है वो चेयरमैन नैब पे बाइंडिंग नहीं होती। चेयरमैन नैब की सोल डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 24A के तहत कि अगर वो मुनासिब समझे तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है, अदरवाइज वो रिकमेंडेशन जो है। और चेयरमैन नैब कभी मुनासिब नहीं समझते कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करें? Which is an unfortunate thing। यही तो देखे ना कि आप अगर नैब ऑर्डिनेंस को देख लें तो इसमें चेयरमैन नैब के लिए मे का लफ्ज अबाउट 4 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली अशफाक साहब। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की अपनी स्टेटमेंट है, उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर हम तमाम करप्ट लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर निजाम हुकूमत कौन चलाएगा। ये खुद चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब की अपनी रिपोर्टेड रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है अली अशफाक साहब। ये चेयरमैन नैब ने अपने मैंडेट से एक्सीड किया, उनका काम तो नहीं है कि वो ये देखे कि हुकूमत किसने चलानी है, ये नहीं चलानी है, उनकी तरफ से हुकूमत चले ना चले उनका ये फर्ज नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है कि अगर किसी जगह पे करप्शन हुई है और उसका एविडेंस और मटेरियल कलेक्ट हो गया तो वो एज पर लॉ प्रोसीड करें। यानी आप समझते हैं कि चेयरमैन नैब बसा औकात अपने मैंडेट से एक्सीड करते हैं और ऑपोजिशन का जो इल्जाम है वो ठीक है? देखिए अब अगर आप उन्हीं की स्टेटमेंट को बेस बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो उनसे सरदार साहब इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे?
देखिए मेरा ये ख्याल है कि हम एक आइडियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और जो आप बहस करवा रहे हैं सारी ये जो प्रोग्राम की है आइडियलिज्म के ऊपर है, आइडियलिज्म, बिकॉज हम लोग प्रमोट करते हैं आइडियाज को। एक मिनट, जो और दूसरी जो बहुत अहम बात है कि हम लगे हुए हैं कि जी उसके क्या 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 शवाहिद मौजूद हैं, उसमें क्या समरी मूव हुई। भाई हमें पता है कि क्या हुआ अंदर, किसी को नहीं पता। लेट ये मैटर सब जुडिस है, लेट द नैब डिसाइड के वहां क्या क्या चीज हुई है, जो आईओ लगा हुआ है क्या। अब आप आए उस चीज पर कि यस अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए प्रोविंस के खिलाफ कोई बात होती है तो उसको क्या करना चाहिए। एक लेजिस्लेचर जो है, जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल के मुताबिक यस ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नैब में उसको पेश होना पड़ रहा है, उसके खिलाफ एक एलिगेशन आई है। अब उसको रिजाइन मेरे ख्याल में अगर आप पर्सनली देखा जाए तो जरूर करना चाहिए टिल द एंड ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, इस वजह से कि एक एग्जांपल सेट करे कि यस मैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि हर चीज आइडियलाइज नहीं की जा सकती। मैं वही तो कह रहा हूं, अब आप उस पे आ जाए ना कि अब आप हम तो कह रहे हैं कि हाँ यस आइडियली ये होना चाहिए। चले जी, अगर आइडियली नहीं भी होता, अगर उसमें हमारा जो सिस्टम है उसको आप हाईलाइट किए करें कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर की जो प्रॉब्लम है कि वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं कि जिससे निज़ाम चल रहा है आपका। अब उस निज़ाम में इतने लूप होल्स हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, अब उस लूप होल्स को मेरा ये ख्याल है कि इस डिबेट में जरूर करना चाहिए कि क्या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं उनको पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए। पहला स्टेप ये उठाना चाहिए कि हम जो कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं हमें वो सिस्टम की तरफ आना है। अब ये वो सिस्टम प्रूव कर रहा है कि यस एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए प्रोविंस ने टेलीफोन कॉल पे, चाहे होता यही है प्रैक्टिस में भी यही होता है, उसने एक अपने छोटे से डीजी को, डीजी उसके लिए कोई छोटी चीज है, बहुत सी छोटी चीज है, उसने कहा कि जी मैं इस फेवर को तुम कर दो, जा उसके बिहाफ पर उसके सेक्रेटरी ने फोन किया। जाहिर है चीफ मिनिस्टर तो फोन नहीं करेगा किसी डीजी को। सो ये सिस्टम जो है इसको ब्रेक होना चाहिए। ये सिस्टम जो है ये काबिल नहीं रहा है कि ये पाकिस्तान जो अब 22वीं सदी में चला गया, 21वीं सदी में चला गया, दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग। लेजिस्लेचर हैज टू थिंक नाउ कि जनाब हम अगर इलेक्ट होके आते हैं तो हमने सिर्फ ऐश नहीं करनी, हमने सिर्फ अमीर नहीं बनना। खादिम हुसैन, आपने काम करना है। आप इत्तेफाक करती हैं सरदार साहब से, बड़ी अहम तजावीज दी हैं। देखो मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर हूँ, इनकी जो राय है मैं उसको मोहतरम समझती हूँ। मैं कभी भी इस तरह नहीं कहूँगी कि इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने अपनी राय दी है, ठीक। देखिए जो लेजिस्लेटर है ना वो समझता है अपनी जिम्मेदारियों को, ऐसी बात नहीं है। हाँ जो कठपुतलियाँ होती है ना, जो किसी की डोरों से हिल रही होती है और वो हुकूमत के नशे में इस कदर चूर होते हैं, वो लेजिस्लेटर के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन एक साहब तो डीपीओ खानेवाल का तकर्रुर करने के लिए भी उन्हें अपने दफ्तर में बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया करते थे उस जमाने के सीएम साहब। मैंने आपको पहले देखे हाई कमान को बाईपास करते थे ना? जब आपको कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है और आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक रखना होता है तो एक मुंतखब चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो इन सब चीजों के ऊपर नहीं। अभी आप सीसीपीओ लाहौर के ऊपर तनकीद कर रही थी कि वज़ीर आज़म ने कहा है आईजी पंजाब को उनके साथ ताउन करे, आपका इशारा चेन ऑफ कमांड की तरफ था, लेकिन खुद शहबाज शरीफ साहब उसी चेन ऑफ कमांड को जब ब्रेक करते थे तब आप कुछ नहीं कहते। जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, आप भी जरा रिस्पॉन्ड, जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके पास ये हक हासिल है, ठीक है। लेकिन जब उसकी डोरें हिलेंगी बनी गाला से और सीसीपीओ को तैनात किया जाएगा और डायरेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब वो आईजी को ये ऑर्डर देंगे कि जनाब आप सीसीपीओ को ऑर्डर दें, तो मैं जो कभी भी नहीं, ठीक है। अगर आप सारी हमारी तारीख उठा के देख लें जो हमारा दौर रहा है तो आपको कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आएगी। आपको हमने कभी भी मियां नवाज ने आके कैबिनेट की कभी मीटिंग हेड नहीं की। आसिम शौकत साहब, ये बड़ा एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अभी तक आप लोगों की गवर्नमेंट भी इस मामले में स्ट्रगल कर रही है, खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एक्साइज है, इन सब के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है उसे आप लोग अब तक खत्म नहीं कर सके, क्यों? अच्छा, थोड़ा सा इसी टॉपिक की तरफ देखें। माशरे जो है ना वो इवॉल्व करते हैं, ठीक है, उनका इर्तिका होता है। तो पहली चीज़ तो हमें सबको नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट करना चाहिए कि नैब 99 में बना
और 2018-19 में जाके नैब में वो प्रेसिडेंसेस देखने को मिली कि सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स को भी पेश होना पड़ा, वरना इससे पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी को जरूरत नहीं होती थी, नहीं इसलिए कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले आपके 5 साल में नहीं क्या हुआ है, क्या उन्होंने उनको बात करने से रोक दिया है, क्या उनसे तहकीकात नहीं हो रही? गिरफ्तार कर ली ना, आपने कहा वादा नहीं बनने दे रहे, नहीं किसी के कहने पे तो गिरफ्तार नहीं ना नैब कर सकती। बस मैं यही बनाना चाह रही थी, आपको डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं हो तो आप उसको गिरफ्तार कर लें, अगर अपोजिशन हो तो गिरफ्तार कर लें। अच्छा देखिए ये भी फिर वही वाली बात है कि मेरे आपके या किसी नैब, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नैब इतना ही जिस तरह के आप समझती हैं कि इदारा होता सबड्यूड या सबसर्वेंट इदारा होता तो नैब उन्हें बुलाता ही ना। नैब मैं बार बार कह रहा हूं एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसका दिल करता है वो बुला लेता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी आप अब हम क्या कहना शुरू कर दें कि जिन लोगों को नैब ने बुलाया उन लोगों को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, हाई कोर्ट का अपना डोमेन। एक छोटी सी बात है, बड़ा ब्रेक लेनी है, एक तकनीकी नुक्ता बता दूं फिर ऐसे खत्म। देखें बहुत सारे लोगों को नैब ने बुलाया और उन तमाम लोगों को हाई कोर्ट ने बेल दे दी। अब इसका क्या मतलब है कि हम हाई कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें? उनका एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है, बहुत शुक्रिया आपका मियां अली अशफाक साहब। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आसिम शौकत साहब हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को। उनको ये कहना था कि नैब एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और आज़ाद इदारा है, नैब के ऊपर हुकूमत किसी तौर पर भी असरअंदाज नहीं होती है। एक ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट सुनिए वजीर आजम इमरान खान की, और जिसको एंडोर्स किया मुराद सईद ने। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। जब एहतसाब का इख्तियार नैब के पास है तो एनआरओ ना देने का ऐलान वजीर आजम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि वजीर आजम नैब के फैसलों पर इन्फ्लुएंस होते हैं। आसिफ साहब, अच्छा जो एनआरओ जो है ना वो तो एक रिकंसिलिएशन ऑर्डर जो ये मांग रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम इस पे राजी नहीं हैं कि हम एहतसाब के बगैर इनको छोड़ दें। आज हम एहतसाब की चाबी को ढीला कर दें तो फिर देखें बड़े आराम से 5 साल हम तय करें, उसमें करे जाएंगे कुछ भी नहीं, सब जो पहले तरीकाकार था भाई आप अपनी डोमेन में खाएं, हम अपनी डोमेन में खाते हैं, एवरीथिंग नाम आएगा विन विन, कोई किसी को कुछ ना पूछे। अभी इन्होंने कहा आपकी चाबी इनके पास। समी चौधरी जो है उनको आप वजीर खुराक के ओहदे से हटा देंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। अच्छा देखिए मैं आपकी एक और एग्जांपल दूं, आपने कहा जनाब नैब को इन्फ्लुएंस ना किया जाए। आपको याद है एक दफा चौधरी कमर नैब के चेयरमैन होते थे, उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को बुला लिया था। उस वक्त के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ ने पर्सनली वो तो इंटरवीन किया था। अब आपने कभी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। मैं तो बार-बार मैं तो अपने इस पॉइंट पर स्टिक कर रहा हूं कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। कि अगर नैब इंडिपेंडेंट इदारा है तो वजीर आजम कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा? ये तो चेयरमैन नैब कहे तो अच्छा लगता है। नहीं आप उड़ ले रहे हैं। आज हम इंडिपेंडेंस खत्म कर दें और नैब से कह दें कि जनाब अली आप अब साइड पर हो जाएं, कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते, हम उनको भी स्क्रू कर दें, सब खुल के खाने दें, बड़ा अच्छा है, सब वापस आ जाएंगे, सब सियासत करेंगे, हम अपने 5 साल पूरे करेंगे, वो अपनी अपोजिशन पूरी करते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि नैब अब जब इंडिपेंडेंट हो गया, अच्छा नैब का मकसद क्या था? करप्शन को पकड़ना। तो नैब इंडिपेंडेंट कब होगा? जब वो करप्शन पकड़ता रहेगा। अच्छा इसके लिए मकसद परवेज मुशर्रफ के दुश्मनों को, एक मिलिट्री डिक्टेटर के दुश्मनों को पकड़ना था। ये भी जरूरी है कि आप थोड़ा नैब का लॉ, नैब के लॉ में स्टेटमेंट के खुद ही खिलाफ नहीं, मसला बताएं मुझे। देखिए अवैध इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। पहली बात तो ये आपसे एनआरओ मांगा किसने? आज तक आप ये नहीं बता सके। एक फ्लोर ऑफ द हाउस आप न जाने क्या क्या ओल फोल जो है बोलते रहते हैं, लेकिन आप बता नहीं सके। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जनाब इमरान क्योंकि इनको एनआरओ नहीं दे रहा, हमारी एहतसाब की चाबी जो है वो हमारे पास है। जनाब अपनी स्टेटमेंट पे तो आप खड़े रहे। एक तरफ आप कहते हैं इंडिपेंडेंट इदारा है नैब, और एक तरफ आप कह रहे हैं हम एनआरओ नहीं देंगे। सरदार साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस करती है नैब के डिसीजंस को? देखें जो आइडियली अगर देखा जाए तो नैब को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप प्रैक्टिकली देखें पाकिस्तान के सिनारियो से रहते हुए तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। आई रेस्ट माय केस। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम शौकत, राहिला खादिम हुसैन, सरदार आजम साहब। नाज़रीन हमने कोशिश की कि आज तमाम कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स को आप तक पहुंचाया जाए। अगर नैब की कारकर्दगी के ऊपर कुछ सवालात हैं डीजी एक्साइज के मामले पे या दीगर मामलात पे तो उन सवालात को एड्रेस करने की जरूरत है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।